हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज हम वनस्पति जगत का जो है अध्ययन करने वाले हैं। यह हमारी यूनिट 1 की जो हमारी रिवीजन क्लास है एमपी टेट वर्ग के लिए, उसका चैप्टर है। और जो हमारा जीव जगत का वर्गीकरण है, यह चैप्टर हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह वनस्पति जगत होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम वनस्पति जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चैप्टर की एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट में एमसीक्यू लिख सकते हैं उस चैप्टर की, तो फिर हम अपन अगली वीडियो उस चैप्टर पर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमें जो HR हिटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था, उसमें मोनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी जगत थे। तो उसमें से आज हम प्लांटी जगत यानी कि वनस्पति जगत के बारे में विस्तार से वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो पादप जगत का जो वर्गीकरण है प्लांटी का, उसको कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, जातीय वृद्धि वर्गीकरण और उसके बाद संख्यात्मक वर्गीकी में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा जो कृत्रिम वर्गीकरण है वह कृत्रिम वर्गीकरण जो कि आकारिकी एवं कायिक लक्षणों का आधार है। कायिक लक्षणों के आधार पर कृत्रिम वर्गीकरण को वर्गीकृत किया था। यह कृत्रिम वर्गीकरण वो लिनियस ने किया था। और इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका जो कृत्रिम वर्गीकरण है, उसमें कायिक तथा लैंगिक गुणों में क्या हो गया, ये कायिक और ये दोनों जो लैंगिक गुण थे, इनमें क्या हुआ, गुणों में समान मान्यता दी गई। और अब हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कायिक गुणों में पर्यावरण के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। तो बहुत ही जो कम गुण रहते हैं वो आगे जाते हैं। उसके बाद इसी के जो है अपन कह सकते हैं, इसके विपरीत यह प्राकृतिक वर्गीकरण आया, जिसमें प्राकृतिक संबंध प्लस बाह्य लक्षण और प्लस आंतरिक लक्षण थे। तो आंतरिक लक्षण थे उसमें, इसमें जो पौधे हैं उनके जो भीतरी गुणों के साथ साथ क्या हुआ, परासंरचना, शरीर और उसके जो पादप रसायन के आधार पर यह विकसित हुआ। पुष्पीय पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज किसने दिया, बेंथम तथा हुक्कर ने दिया था। हुक्कर ने हमको प्राकृतिक वर्गीकरण सुझाया था। इसके बाद आती है जातीय वृत्ति वर्गीकरण। यह है विकासीय, क्या हुआ, विकासीय संबंधों पर है जो आधारित है। और इसमें बस एक ही जो पद्धति है उसको अपनाया गया था उसमें, कि यह पता लगता है कि जो समान टैक्सा के जो जीव थे वह एक ही पूर्वज के थे। और यह वर्गीकरण क्या करता है, कठिनाइयों को हल करता है और क्या करता है, सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यानी कि संख्यात्मक वर्ग की। इसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और हर लक्षण और गण को एक कोड दिया जाता है और सभी लक्षणों को क्या किया जाता है, बराबर जो है बराबर महत्व दिया जाता है। और यह एक समय में कई लक्षणों पर आधारित होता है। जो कीमोटैक्सोनॉमी होती है वह पादपों में उपयोग की जाती है। और जो साइटोटैक्सोनॉमी होती है वह गुणसूत्री संख्या संरचना में प्रयोग की जाती है। इसमें गुणसूत्रों के जो रचना, संख्या, व्यवहार और रसायन वर्ग की को उपयोग में की जाती है। तो यह आपकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो गई। तो इस प्रकार आपकी जो पादप जगत है उसमें कितनी आपने वर्गीकरण की पद्धतियों को पढ़ा, तो कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, जातीय वृत्ति वर्गीकरण और आपका जो है संख्यात्मक वर्गीकी को पढ़ा। इसके बाद अब हम बात करते हैं शैवाल की। तो अब बात करते हैं हम शैवाल के विषय में। तो जैसा कि आपको पता है, जो शैवाल रहता है, जो उसकी मुख्य काय होती है वह थैलस होती है, यानी कि जड़ पत्ती तना में विभेदित नहीं होती। उसके बाद आपके जो थैलस होते हैं वह स्वपोषी होते हैं और उनमें क्लोरोफिल ए होता है और इनमें संवहनीय ऊतक, जाइलम और फिलोएम नहीं होता, यह असंवहनीय होते हैं। इसके बाद जो शैवाल होते हैं वह अगुणित होते हैं, यानी इनमें कोई भ्रूण नहीं बनता। उसके बाद इसका जो आवास होता है शैवाल का वह जलीय एवं शुद्ध लवणीय जल में होता है। और यह कुछ मृदा में और कुछ जंतु की सतह पर भी शैवाल पाए जाते हैं। और शैवाल में जो जनन होता है वह कायिक, लैंगिक और अलैंगिक विधि के द्वारा होता है। कायिक में यह खंडन के द्वारा जनन होता है और लैंगिक विधि में चल बीजाणु के द्वारा होता है। इसमें जो शैवाल में जनन होता है, और जो लैंगिक जनन होता है वह इसमें किसके द्वारा होता है,
तो लैंगिक जनन इसमें युग्मक के द्वारा होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन होता है और उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। अब बारी आती है शैवाल के। अब बात करते हैं हम शैवाल में लैंगिक जनन की। तो शैवाल में जो लैंगिक जनन होता है उसके जो लैंगिक अंग होते हैं वह कैसे होते हैं, वह एक कोशिकीय होते हैं और उसमें जो लैंगिक जनन होता है वह समयुग्मी, विषमयुग्मी, असमयुग्मी और अंडयुग्मी होता है। समयुग्मी में युग्मक की संख्या समान होती है और उनका साइज भी समान होता है, जैसे कि यूरोथ्रिक्स। जो यूरीथ्रिक्स रहते हैं उनमें गतिशील युग्मक होते हैं और उनमें फ्लैजिला भी पाई जाती है, लेकिन जो स्पाइरोगायरा होते हैं वह अगतिशील युग्मक होते हैं और उनमें फ्लैजिला भी नहीं पाई जाती। उसके बाद जो असमयुग्मी होते हैं वह असमान युग्मक होते हैं, जैसे कि यूडोराइना। अब बात करते हैं अंडयुग्मी की। तो अंडयुग्मी नर युग्मक के द्वारा होता है, छोटा और गतिशील होता है और उसमें जो मादा होती है वह बड़ी होती है और वह अगतिशील होती है। इनमें जनन के कुछ जीवों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बॉलवॉक्स और फ्यूकस और लाल शैवाल। ये अंडयुग्मी जो है अंडयुग्मी जीव के अंडयुग्मी जनन के जीव है। इसके बाद अब बात करते हैं शैवाल के वर्गीकरण के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है शैवाल को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है और इसका जो मुख्यतः यह प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो कोशिका भित्ति रहती है, इसमें कोशिका भित्ति रहती है और इनमें संचित भोजन रहता है और इनके बाद इसमें फ्लैजिला पाई जाती है। अब बात करते हैं शैवाल को 3 प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया गया है, हरित शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। हरित शैवाल में वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है और इसमें संचित भोजन स्टार्च के रूप में रहता है और इसकी जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति रहती है वह सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की रहती है और इसमें जो फ्लैजिला रहती है वह उसके जो शीर्षस्थ रहते हैं वो 2 से 8 होते हैं और समान होते हैं और यह शुद्ध एवं लवणीय जल में पाई जाती है। अब बात करते हैं भूरी शैवाल के बारे में। तो जो भूरी शैवाल है उसमें क्लोरोफिल ए और सी वर्णक होता है, जो कि फ्यूकोजेंटोफिल यानी उसकी जो मात्रा होती है वो फ्यूकोजेंटोफिल पर निर्भर करती है। इसमें संचित भोजन रहता है मैनिटोल लैमिनेरिया के रूप में संचित रहता है और इसकी जो कोशिका भित्ति रहती है वह सेल्यूलोज तथा जिलेटिन का आस्तर रहता है उसमें और इसमें 2 असमान पार्श्वीय फ्लैजिला होते हैं और यह शुद्ध जल में कम पाई जाती है लेकिन लवणीय और खारे जल में अत्यधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं लाल शैवाल की। तो लाल शैवाल में क्लोरोफिल ए और डी होता है और I5 इरिथीन होता है और इसमें जो भोजन रहता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है और इसकी जो कोशिका भित्ति रहती है वह सेल्यूलोज की रहती है और इसमें फ्लैजिला नहीं होते और साथ ही यह खारे जल और अधिकांश लवणीय जल में पाई जाती है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें फ्लैजिला नहीं होते। तो ऐसी कौन सी शैवाल है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, तो वह आपका जवाब होना चाहिए लाल शैवाल। अब बात करते हैं हम शैवाल की जो तीन शैवाल हैं, हरी भूरी लाल शैवाल का, उनमें हम हरित शैवाल का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो आपकी जो हरित शैवाल है वह शुद्ध एवं लवणीय जल में पाई जाती है और इसकी जो कोशिका भित्ति रहती है वह सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की रहती है और इसमें जो जनन है वह कायिक, लैंगिक और अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। कायिक जनन खंडन के द्वारा होता है, लैंगिक जनन समयुग्मी, असमयुग्मी और अंडयुग्मकी के द्वारा होता है और अलैंगिक जनन में चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो संचित भोजन रहता है वह स्टार्च में रहता है और इसमें जो सबसे इसकी हरित शैवाल की जो विशेषता होती है, इसकी विशेषता है इसमें सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे डिस्क आकार, जलिका आकार, सर्पिलाकार और कप का आकार का। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके भीतर क्या होते हैं, एक से अधिक स्टार्च होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक पायरिनाइड होते हैं जो स्टार्च होते हैं।
अब बात करते हैं हरित शैवाल के कुछ उदाहरणों के बारे में। तो हरित शैवाल में आपके हैं जो क्लेमाइडोमोनास, बोलवॉक्स, यूरेथिल, स्पाइरोगायरा तथा कारा आते हैं। तो आपका जो कॉलेरा है वह एक कोशिकीय है, क्लोमाइडोमोनास वह भी एक कोशिकीय है, बोलवॉक्स कॉलोनी में शैवाल है और आपका जो स्पाइरोगारा और कारा कैसे हैं, तंतुमयी शैवाल है। अब बात करते हैं भूरी शैवाल की। तो आपकी जो भूरी शैवाल होती है वह अधिकांश खारे एवं लवणीय जल में पाई जाती है और इसमें रसधानी पाई जाती हैं और इनमें कायिक जनन खंडन के द्वारा होता है और अलैंगिक जनन चल बीजाणु धानी के द्वारा होता है, जिसमें क्या होते हैं, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं और नाशपाती आकार के। तो इसमें अलैंगिक जनन चल बीजाणु के द्वारा होता है, लेकिन इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं नाशपाती के आकार के, और लैंगिक जनन भी होता है जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। उसके बाद इसमें इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज एवं एल्जिन एवं जिलेटिन इस तरह की क्या होती है, कोशिका भित्ति हो जाती है, पाई जाती है, जो कि हाइड्रोकोलाइड होती है। इसके बाद हाइड्रोकोलाइड मतलब ये होता है कि यह इसको सूखने से बचाती है। उसके बाद इसमें जो है लैमिनेरिया एंड मैनीपटल के रूप में क्या रहता है, मैनीपटल एवं लैमिनेरिया के रूप में भोजन संचित रहता है और इसका जो माप और आकार में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। यह सरल साकित से लेकर कैसे होते हैं, सरल साकित तंतु में यानी एक्टोकार्पस से लेकर सघन साकित जैसे कैल्प तक के हो सकते हैं और कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं भूरी शैवाल की। अब हम भूरी शैवाल के कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, यह सरल साकित तंतुमय शैवाल है। उसके बाद डिक्टियोटा, यह भूरी शैवाल में पाया जाता है। उसके बाद फ्यूकस होता है, वह दुगुड़ित शैवाल है। उसके बाद सरगासम, यह खाने योग्य कवक है, जिससे क्या होता है, ये भूरी शैवाल में पाया जाता है। उसके बाद लैमिनेरिया, यह कैसी है, यह कैल्प की होती है और खाने योग्य होती है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। यह वाली शैवाल लैमिनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आयोडीन प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लाल शैवाल। आपकी जो लाल शैवाल होती है वह अधिकांश खारे एवं लवणीय जल में पाई जाती है और इसमें जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं वह अचल बीजाणु होते हैं और लैंगिक युग्मक होते हैं वह अगतिशील युग्मक के द्वारा होते हैं। और इसमें लाल शैवाल में थैलस रूपी संरचना पाई जाती है जो कि बहुकोशिकीय होती हैं और यह जो बहुकोशिकीय होती हैं इनमें बड़ी जटिल संरचना होती है और इनमें क्या होता है, भोजन संचित रहता है, फ्लोरीडियन स्टार्च के रूप में भोजन संचित रहता है। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। इनमें फ्लैजेला अब्सेंट होता है और लाल शैवाल समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं और लाल शैवाल समुद्र की जो विशालता बहुलता है समुद्र के गर्म क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और ये पानी की सतह पर भी, जहाँ पर अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं, जहाँ कम प्रकाश हो यह वहाँ भी पाए जाते हैं। तो यह लाल शैवाल की विशेषता होती है। यह अंडयुग्मी प्रकार के होते हैं और जो लाल शैवाल है इसमें क्या होते हैं, निषेचन, पश्च निषेचन जटिल परिवर्तन दिखाई देते हैं। और आपकी जो है 50% जो समुद्र है शैवाल है वह प्रकाश संश्लेषण करती है, समुद्र में पाई जाती है 50% जो आपकी शैवाल होती है। और आपकी जो पोरफायरा शैवाल होती है वह लवणीय है, लाल है और खाने योग्य शैवाल है। तो देखिए आपकी जो पोरफायरा है शैवाल वह लवणीय है और खाने योग्य शैवाल है और आपकी जो साइफोनिया शैवाल लाल शैवाल का प्रकार है और जिलेडियम तथा ग्रेसलिया से एगर एगर प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म जीवों के संवर्धन और आइसक्रीम और जेलीस को गाढ़ा बनाने में काम आता है। तो यह इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किससे प्राप्त होता है, तो अगर लाल शैवाल से प्राप्त होता है, लाल शैवाल में जिलेडियम एवं ग्रेसलिया से प्राप्त होता है और इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के प्रबंधन और आइसक्रीम या जेलीस को गाढ़ा बनाने में होता है। और इसके बाद जो कैरगीन होता है वह लाल शैवाल से प्राप्त होता है जो हाइड्रोपोलाइड होता है और सभी शैवाल, पूरी शैवाल रहती हैं वो 50% प्रकाश संश्लेषण करती हैं और यह समुद्र में पाई जाती हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो जो ब्रायोफाइटा जीव हैं वह लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है इन्हें, और ये पादप जगत के उभयचर होते हैं। इनमें स्तनवनीय ऊतक, जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाया जाता। इनमें भ्रूण का निर्माण होता है। इनकी जो मुख्य काय होती है वह थैलस रूपी होती है, और यह शैवाल से अधिक विभेदित होती है। इसमें पत्ती रूपी, तने रूपी, मूल रूपी संरचना पाई जाती है। इसमें मूल यानी कि तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें मूल सम, तना सम और पत्ती सम पाई जाती है। और यह क्या करती हैं, यह इनकी जो मुख्य काय होती है, ये उनसे क्या करती हैं, ये उगमक उत्पन्न करती हैं, इसलिए ये युग्मकोद्भिद होती हैं। और इनमें लैंगिक अंग होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और इनमें युग्मक का निर्माण अगुणित होता है, और इनका आवास होता है नम, सीलन भरे आर्द्र एवं छायादार क्षेत्रों में ब्रायोफाइटा का आवास होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग। तो ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक अंग होता है वह युग्मकोद्भिद होता है। तो इनमें जो लैंगिक अंग होते हैं, नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं और मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। तो जो पुधानी रहती है वो नर युग्मक पुमंग में होती है, जो अकुंठित होती है और कौमा आकार की होती है, और इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। और जो मादा युग्मक रहती है वह भी अकुंठित रहती है, लेकिन वह अंड कोशिका में होती है, और उसको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, और निषेचन के बाद ही वह युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है, जो कि द्विगुणित होता है, और भ्रूण से क्या होता है, बीजाणुभिद बनता है, जो कि पाद, सीट और कैप्सूल में विभेदित होता है, और यह भी 2 गुणित होता है। उसके बाद बीजाणुभिद से कैप्सूल बनता है, जो कि द्विगुणित होता है। इसमें मियोसिस होता है, जिससे कि अगुणित बीजाणु बनता है। इसके बाद यही अगुणित बीजाणु युग्मोत्कोद्भिद का निर्माण करता है। इस प्रकार इसमें यह लैंगिक जनन होता है। तो आई होप आपको ये लैंगिक जनन का चक्र समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो जो ब्रायोफाइटा है उसकी प्रभावी अवस्था युग्मोत्कोद्भिद होती है, जो कि अगुणित होती है, और इसमें द्विगुणित बीजाणुभिद अवस्था होती है, लेकिन यह स्वतंत्र जीवी नहीं होती, यानी मुक्त जीवी नहीं होती। और जो बीजाणुभिद होता है उसका जो आवास है ना, वह पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहती है, युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहती है। और बीजाणुभिद 2 गुणित संरचना है, जो कि पाद, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होती है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा के जीव। तो ब्रायोफाइटा में लिवर बर्ड्स आते हैं और आपके मॉस आते हैं। तो लिवर बर्ड्स में रिकिशिया और मार्केंसिया आते हैं, और मॉस में आपके स्फेगनम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकोम आते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं लिवर बर्ड्स की। तो ब्रायोफाइटा में जो लिवर बर्ड्स होते हैं, इनका मूल आवास एक कोशिकीय होते हैं, और यह बीजाणुद्भिद होते हैं, यानी कि पाद, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होते हैं। आपका जो लिवर बर्ड है उसमें मार्केंशिया में क्या होता है, बीजाणु प्रकीर्णन के लिए इलेक्टर्स पाए जाते हैं। और उसके बाद कायिक जनन खंडन विधि के द्वारा होता है, और जैमा कप अलैंगिक जनन के द्वारा जैमा कप बनते हैं। तो आपके जो जैमा कप होते हैं वह कैसी हरी क्या होती हैं, यह हरी अलैंगिक कलियां होती हैं, जो छोटे छोटे पात्रों में होती हैं, जिन्हें जैमा कप कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के मॉस के बारे में। तो इसका जो मूल आवास रहता है वह बहुकोशिकीय रहता है। यह भी बीजाणुभिद यानी कि 2n होता है, और यह लीवर बर्ड से अधिक विकसित होती है। इसमें जो बीजाणुभिद की अवस्था होती है वह लीवर बर्ड से अधिक विकसित होती है मॉस में, और इसमें बीजाणु प्रकीर्णन के लिए लिवर बर्ड से अधिक विकसित होती हैं इलेक्टर्स। और इसमें जो बीजाणु होता है वह अगुणित होता है और अप्रत्यक्ष अंकुरन होता है। इसमें प्रोटोनेमा अवस्था पाई जाती है, और इनमें विभाजन होता है। उसके बाद पत्तीदार संरचना बनती है। इसके बाद सीधी सर्पिलाकार पत्तियां बनती हैं, उनमें लैंगिक अंग बनते हैं, और इन लैंगिक अंगों से युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा का महत्व। तो ब्रायोफाइटा अन्य पादपों की तुलना में इसका आर्थिक महत्व थोड़ा सा कम है। और जैसे कि स्फेगनम जो
जीभ है उससे क्या होता है, पीट प्राप्त होता है जिसका उपयोग ईंधन में किया जाता है और पीट में जल ग्रहण करने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसका पैकिंग मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइटा अनुकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद यह मृदा अपरदन को रोकते हैं। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो आपके जो टेरिडोफाइटा रहते हैं वह सबसे पहले स्थानीय पादप हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो टेरिडोफाइटा हैं वह सबसे पहले स्थानीय पादप हैं और इनमें संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम में इनमें वहिनिकाएँ पाई जाती हैं और फ्लोएम में इनमें सहायक सेल नहीं पाई जाती और यह विकसित होने के लिए गैमेटोफाइट पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद इनकी मुख्य कार्य द्विगुणित होती है, जड़ पत्ती तना में विभेदित होती है। इसका जो आवास है वह स्थलीय पादप है और यह सजावट के लिए उपयोग किया जाता है और साथ ही मेडिसिन यूज़ में भी टेरिडोफाइटा का यूज़ होता है। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें पत्तियाँ। तो टेरिडोफाइटा में पत्तियों का विशेष महत्व है। ये पत्तियाँ इसकी पहचान होती है। इसमें दो प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं, छोटी यानी लघु पर्ण और बृहद पर्ण। जो लघु पर्ण पत्तियाँ होती हैं उनमें आपकी सिलेजिनेला आती है और लाइकोपोडिया आती है और बृहद पर्ण होती हैं उसमें आपकी फर्न आती है। ये आपकी सिलेजिनेला वही पत्ती है जिसको संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपका जो टेरिडोफाइटा है उसमें दो प्रकार से जो है जीवों का जीवन चक्र प्रदर्शित है, समबीजाणुक जीवन चक्र और विषमबीजाणुक जीवन चक्र। आपके समबीजाणुक जो जीवन चक्र है उसमें कुछ शैवाल और ब्रायोफाइटा आते हैं। तो हम इस जीवन चक्र पर एक नज़र डालते हैं। इसमें 2n बीजाणु भेद होता है जो पत्ती जड़ तना में विभेदित होता है और बीजाणु पर्ण पर आकर विकसित होता है और बीजाणु धानी में मियोसिस होता है जिसमें क्या होता है, बीजाणु का क्या होता है, अंकुरण होता है। उसके बाद ही प्रोथैलस का निर्माण होता है और आपका जो प्रोथैलस होता है वह युग्मित कोदविद होता है और अस्पष्ट छोटा होता है, बहुकोशिकीय होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। यह मुक्तजीवी नहीं होता और उसके बाद ये प्रोथैलस में ही पुधानी और स्थिधानी का निर्माण होता है। पुधानी से पुमंग और स्थिधानी से अंड सेल आते हैं और निषेचन होता है और निषेचन जल में होता है और इसके बाद निषेचन के बाद ही 2n युग्मनज बनता है और युग्मनज से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से फिर 2n बीजाणुद्भिद अवस्था बनती है। तो यह समबीजाणुक जीवन चक्र है। आपके समबीजाणुक में शैवाल और ब्रायोफाइटा आते हैं और तो यह शैवाल और ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र है। अब बात करते हैं विषम बीजाणु की। तो आपके टेरिडोफाइटा में विषम बीजाणु जीवन चक्र। तो आपकी जो टेरिडोफाइटा है उसमें विषम बीजाणु में तो सबसे पहले एजोला, सिलेजिनेला, साल्विया और मार्सेलिया पादप आते हैं। तो चलिए इनका जीवन चक्र देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है जो कि अगुणित होता है और मादा युग्मकोद्भिद से गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है और इसमें बीजाणुद्भिद में ही जुड़ी रहती है मादा युग्मकोद्भिद और इससे युग्मनज बनता है और जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद विषम बीजाणु में सिलेजिनेला और साल्विया आते हैं जिनमें प्रोथैलस का निर्माण नहीं होता और यह जो सिलेजिनेला और साल्विया रहते हैं यह बीज प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो बीज प्रवृत्ति दर्शाने के लिए इसमें विषम बीजाणुकता होनी चाहिए और मादा युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद के साथ रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से समबीजाणुक और विषम बीजाणुक का टेरिडोफाइटा में समबीजाणुक और विषम बीजाणुक का अलग अलग जीवन चक्र प्रदर्शित है। इसके बाद टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में विभाजित किया है। तो सबसे पुराना जो वर्ग होता है वह है साइलोप्सीडा, यहाँ लिखना भूल गए, साइलोप्सीडा। उसके बाद जो क्लब मास्क आकार का होता है वह होता है लाइकोप्सीडा और उसके बाद हॉर्स जो टेल प्रकार का होता है वह होता है स्फिनोप्सीडा।
सीडा, और सबसे बड़ा यानी कि जो फर्न होता है, फर्न आकार का, वह होता है टीरोप्सीडा। तो टीरोप्सीडा। इस प्रकार के टेरिडोफाइटा में 4 वर्ग पाए जाते हैं: साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा और टेरिडोप्सीडा। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जो जिम्नोस्पर्म जो जीव रहते हैं वह कैसे हैं? नग्न बीजांड रहते हैं, यानी कि इनके बीज में क्या होता है, अंडाशय रहते हैं, वह भित्ति से ढके हुए नहीं होते। निषेचन के बाद भी ये अनावृत ही रहते हैं और निषेचन से पूर्व भी ये अनावृत ही रहते हैं। इनमें जाइलम और ऊतक पाया जाता है और इनमें तने 2 प्रकार के होते हैं, पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं और जड़ें भी 2 प्रकार की पाई जाती हैं। और ये इस सफल स्तरीय पादप है, यानी कि जो पृथ्वी पर सफल स्तरीय पादप के रूप में अनावृत बीजियों का ही विकास हुआ। यह विषम बीजाणुक होते हैं। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती और यह मध्यम लंबे वृक्ष, झाड़ी, उपचुप ये सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। और उनकी जो मुख्य काय होती है वह बीजाणुद्भिद होती है, जड़, तने और पत्ती में विभेदित होती है। अब बात करते हैं इसके तने, रूट और पत्तियों के विषय में। तो जैसा कि आपको पता है, तने इसमें 2 प्रकार के होते हैं, शाखित और अशाखित। शाखित इसमें साइकस होते हैं और अशाखित इसमें साइकस होते हैं और शाखित इसमें पाइनस और सीड्रस होते हैं। और इसमें रूट 2 प्रकार की पाई जाती हैं, यानी कि इसमें जड़ें 2 प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती है मूल, प्राय मूसला मूल होती है, जो इसके जीनस की कवक मूल के साथ सहयोग कर लेती है। इसको कवक मूल कहते हैं, जैसे कि पाइनस को। इसको क्या कहते हैं? कवक मूल कहते हैं। और जबकि छोटी मूल क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसको प्रवाल मूल कहते हैं, जैसे कि साइकस को। और इसमें पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो पिच्चाकार होती हैं और एक साइकस होती हैं, एक पाइनस। साइकस की पत्तियां पिच्चाकार होती हैं और पाइनस की पत्तियां क्या करती हैं? क्षेत्रफल। पाइनस की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्षेत्रफल कम होता है, क्यूटिकल परत होती है और धसे हुए रंध्र होते हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां क्या करती हैं? अधिक ताप और नमी तथा वायु को सहन कर लेती हैं और यह बाष्पोत्सर्जन दर को कम करती हैं, पाइनस की पत्तियां। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के चक्र के बारे में। तो आपका जो जिम्नोस्पर्म जो पादप है वह नर तथा मादा पादप विभिन्न होते हैं। विभिन्न नर और मादा पादप अगर अलग अलग पादपों पर होते हैं तो उसको डाइकेसियस अवस्था कहते हैं और इसका अपवाद होता है पाइनस। और पाइनस इसका अपवाद क्यों है? क्योंकि एक ही अवस्था पर एक ही वृक्ष पर नर और मादा दोनों पादप पाए जाते हैं। तो अगर एक ही अवस्था पर एक ही वृक्ष पर नर और मादा पादप पाए जाते हैं तो इसको मोनोसियस अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं इसके है जो जनन चक्र के बारे में। तो देखिए, पहले इसका जो जनन चक्र होता है ना, वह द्विगुणित होता है। नर युग्मकोद्भिद से नरशंकु और नरशंकु से लघु बीजाणु पर्ण का विकास होता है। लघु बीजाणु पर्ण में मियोसिस होता है, जिससे क्या होता है? लघु बीजाणु बनता है अगुणित। उसके बाद लघु बीजाणु से परागकणों का निर्माण होता है और ये परागकण नर युग्मकोद्भिद के रूप में रहते हैं। उसी प्रकार मादा बीजाणुद्भिद से मादा शंकु बनती है और मादा शंकु से गुरु बीजाणु पर्ण बनते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण में बीजांड होता है, जिसमें गुरु बीजाणु धानी होती है। उसमें मियोसिस होता है, जिससे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और यह अगुणित होता है। और गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद स्त्रीधानी में ही रहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, अंडशैल और भ्रूणपोष। जब नर युग्मकोद्भिद वायु के द्वारा परागित होते हैं और वह अंड कोशिका में पहुंचते हैं तो यहाँ इन दोनों का निषेचन होता है, जिससे निषेचन होता है, जिससे युग्मनज बनता है द्विगुणित और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जिम्नोस्पर्म में जनन होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए और संपूर्ण एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए हमें फॉलो करते रहें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राणी जगत। तो कल हम प्राणी जगत के विषय में चर्चा करेंगे। आई होप आप वीडियो देखने के लिए रेडी हों। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।